हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। ये हमें कहाँ पढ़ना होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ना होता है। बच्चों, हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और वहां से कैलकुलेट किया था हमने नेट प्रॉफिट। बच्चों, नेट प्रॉफिट होना और कैश का बैलेंस होना दोनों क्या है? अलग अलग बातें हैं। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया और हमारे पास कितना कैश का बैलेंस है, इन दोनों में डिफरेंस का जो रीजन है वो हम कहां से फाइंड करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो जनरली कैश फ्लो में क्या चेक करते हैं हम कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना कैश का मूवमेंट हुआ। अगर पैसा आया तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है, अगर पैसा गया तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। ये कहां चेक करना है हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें चेक करना है। बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें पढ़नी 3 एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी है हमें 3 एक्टिविटी: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? बच्चे, हम एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन के ऑपरेशन क्या होंगे? गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, तो ये हमारे ऑपरेशन है। या फिर अगर हम सर्विस एक्टिविटीज में हैं, मान लो हम बैंकिंग एक्टिविटीज में हैं, तो हमें इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, ये सब क्या है हमारे लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मतलब एक बिजनेसमैन जो भी काम करता है, अगर वहां से पैसा आया तो वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज हैं, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, अगर वहां से पैसा आए तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने पैसा कहां इन्वेस्ट किया? कितना मशीनरी में इन्वेस्ट किया, कितना बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, कितना फर्नीचर में इन्वेस्ट किया। तो मतलब हमने फिक्स असेट्स में या इन्वेस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब हमारे पास पैसा कहां से आया, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, उसमें कितने हमारे ओनर फंड हैं, कितने हमारे बोरोड फंड हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर हैं, कितने लोन्स हैं। ये सब कहां चेक करेंगे हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। हमने इस साल कितने लोन लिए, कितने हमने रीपे किए, तो ये सब क्या है बच्चों? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग में जो हम रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब आएगा। इन्वेस्टिंग में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं असेट्स में, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और जो हमारे पास पैसा है वो हमारे पास क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बच्चे, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS3, उसमें हमें कैश फ्लो का एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, हम उसको फॉलो करेंगे। और आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही पढ़ने वाले हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसको बनाने के हमारे पास 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या होगा? जितना कैश का इनफ्लो है वो ऐड कर लो। अब कैश का इनफ्लो कैसे होगा? अगर हमने गुड्स सेल किया कैश में तो इनफ्लो ऑफ कैश है, अगर पैसा मिला डेटर से तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है, उनको हम ऐड कर लेंगे। आउटफ्लो ऑफ कैश, हमने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, गुड्स परचेज किया, तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो ऑपरेशन से, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आया उसको हमने ऐड किया, जो पैसा गया उसको हमने माइनस किया। ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट मेथड। और बच्चे, ये सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसका हमारे पास एक फॉर्मेट है, वो हमें करना है। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल था, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसको पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं बच्चों। Cash flow statement as per AS3 revised।
जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या करते हैं उसके अंदर हम, अगर इनफ्लो ऑफ कैश है तो ऐड करो, आउटफ्लो ऑफ कैश को माइनस करो। इनफ्लो कैसे होगा, हमने गुड्स सेल की, कैश में इनफ्लो है, डेटर से पैसा मिला, इनफ्लो है, ऐड करेंगे इन दोनों को, और आउटफ्लो है, परचेज किया हमने गुड्स को कैश में, या हमने पेमेंट की क्रेडिटर को, या हमने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ये हमारा आउटफ्लो है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, इसलिए उसमें नहीं है। तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड बच्चों, ये वाला। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको बोल सकते हैं ए पार्ट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा रूटीन वर्क है। जैसे बिजनेसमैन ने क्या किया, गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया, वहां से कैश आया, कैश गया, तो उससे हमारा कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो हमारी रेगुलर या रूटीन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो उसमें लास्ट में सबसे गिवन होगा नेट प्रॉफिट, तो वो हमें वो ले लेना है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तब। बट अगर हमें बैलेंस शीट गिवन है तो उसमें जो प्रॉफिट है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें गिवन होगा सरप्लस। तो जितना हमारा प्रीवियस ईयर का है और जितना हमारा करंट ईयर का है, हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो जो डिफरेंस है वो हमारा नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का, तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, या तो हमें गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर क्या करेंगे हम, अगर बैलेंस शीट गिवन तब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट लिखा। अब इसमें हम ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था वो सब। तो इसमें होता है बच्चों ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया था रिजर्व में, वो सब ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। बच्चे जो हमारा हमने जो प्रोविजन मेड किया है करंट ईयर में, उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। जो करंट ईयर वाला होगा वो हमारा प्रोविजन मेड होगा, और प्रीवियस ईयर वाला होगा हमारा टैक्स पेड। अगर सिर्फ एक ही अमाउंट गिवन है तो उसी को हम प्रोविजन मेड और टैक्स पेड दोनों मान लेंगे, अगर एक ही अमाउंट गिवन है। अगर अलग अलग अमाउंट गिवन है तो जो प्रीवियस ईयर वाला है वो हमारा टैक्स पेड होगा, और हमारा करंट ईयर वाला प्रोविजन मेड होगा। अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है और साथ में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी है, कितना हमने टैक्स पे किया या कितना प्रोविजन मेड किया, तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर बैलेंस शीट के किसी भी आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है उस आइटम के बारे में, तो हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बनाएंगे और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। बच्चे इंटरिम डिविडेंड जो हमने करंट ईयर में पे किया है, हमें वो ऐड करना है, और ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। बच्चे इसमें ध्यान रखना, प्रपोज्ड डिविडेंड जो है हमारा वो प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर में पे करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है, जो हमने लास्ट ईयर प्रपोज किया होगा वो हमने इस साल पे किया होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना हमने पे किया है। ध्यान रखना, अमाउंट हमें गिवन होगा करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का भी, तो जो करंट ईयर का वो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे।
वाला हमने इस साल पे किया होगा, तो जो हमारा अमाउंट है प्रीवियस ईयर वाला सिर्फ वही हमें अमाउंट लेना है। इसके अलावा हम माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या होता है, जैसे मान लो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है या हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इनको यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे गुड्स सेल किया हमने, गुड्स परचेज किया, तो ये हमारे लिए क्या ऑर्डिनरी आइटम है, ये सब हमारे लिए क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये हर साल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया और इसको हमें माइनस करेंगे और यहां लिख देंगे, लिखने वाले इसको हम ऐड करेंगे। बच्चों याद रखना कि 4 आइटम को हमें ऐड करना है। क्या क्या, ट्रांसफर टू रिजॉल्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड पेड करंट ईयर वाला, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर वाला, इन चारों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्वेश्चन में ये चारों हो सकता है गिवन ना हो, तो जो इनमें से गिवन है वो हम लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। बच्चों मैंने ये सारा काम फॉर्मेट के अंदर ही किया है, अगर आपको ये फॉर्मेट के बाहर वर्किंग नोट में करना है तो वहां भी कर सकते हो। आप फॉर्मेट के अंदर करो या फॉर्मेट के बाहर करो, दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। अब जो हमारा ये आइटम आया इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आइटम क्या है बच्चों, ये जो हमारा अमाउंट आया है ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बच्चों अभी हम सीखने वाले हैं तीन बातों को। क्या क्या, नॉन कैश क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है और ऑपरेटिंग क्या होता है। बच्चों जिस आइटम के अंदर हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ वो होते हैं नॉन कैश आइटम्स। जैसे देखो हमने रेंट पे किया तो हमने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, हमने सैलरी पे की तो सैलरी पे की हमने एम्प्लॉइज को। इनमें क्या हुआ, हमारा कैश आउटफ्लो हुआ, हमने किसी को पैसा पे किया, तो ये हमारे कैश आइटम्स हैं। बट हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं डेप्रिसिएशन, हमने एक एक्सपेंस बुक किया डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन में हमने किसी को भी कैश पेमेंट नहीं की, हमारा कैश जो है वो किसी के पास नहीं गया, हमारा कैश हमारे पास बच गया। तो डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों, हमारे लिए नॉन कैश आइटम है। हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ किया, पेटेंट्स को रिटर्न ऑफ किया, ये सब क्या है हमारे लिए नॉन कैश आइटम है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम जितने हमारे फाइनेंसिंग आइटम हैं, जितने हमारे इन्वेस्टिंग आइटम हैं, ये हमारे क्या हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट है, हमने इंटरेस्ट पे किया तो ये हमारा फाइनेंसिंग आइटम है, ये हमारा ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। बच्चों समझने वाली बात ये है, हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। हमने क्या किया, जितनी हमारी इनकम है वो सब यहां पे लिखी, इंटरेस्ट, कमीशन, सेल्स सब यहां लिखा। सेल्स क्रेडिट लिखते हैं, हमने यहां पर रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट सब यहां लिखा हमने, और हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट। समझो ध्यान से, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे एक्सपेंस थे, चाहे वो ऑपरेटिंग थे, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग थे, चाहे वो नॉन कैश थे, हमने सबको माइनस किया और कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट। बच्चों अब हम फॉलो कर रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्टली नहीं कर रहे। डायरेक्टली में क्या होता है, सेल किया, पैसा आया, परचेज किया, पैसा क्या माइनस कर दो, डायरेक्ट था वो। हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। हमने स्टार्टिंग किया नेट प्रॉफिट से, जब नेट प्रॉफिट निकाला था हमने तो सारे एक्सपेंस माइनस किए थे, ऑपरेटिंग भी, नॉन ऑपरेटिंग भी, नॉन कैश भी। अब इस प्रॉफिट में अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को ऐड कर देंगे तो क्या बच जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग आइटम। तो
तो इसलिए क्या लिखा हमने, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहां पर लिखा था हमने, यानी कि उनको हमने माइनस किया था, तो उनको हम ऐड कर देंगे। यहां हमने इंटरेस्ट लिखा, डिविडेंड लिखा, प्रॉफिट लिखा, गेन लिखा, तो उनसे हमें पैसा आया होगा, तो उनको हम क्या करेंगे, पहले ऐड किया था, अब उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो जिनको हमने डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट है, ये सबको माइनस किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमने इंटरेस्ट को या फिर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को ऐड किया था, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में क्या आएगा, सैलरी, रेंट ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट, है ना, और नॉन कैश में डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, नॉन कैश है। इन सबको माइनस किया था हमने, अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग को, नॉन कैश को, तो क्या बचेगा हमारे पास, ऑपरेटिंग वाले बच जाएंगे। ठीक है, वही हमें करना है बच्चों। तो हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें बच्चों ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों आइटम्स टू बी एडेड, क्या क्या हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, इन पर अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो ये नॉन कैश, ये हमारा नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा amortization of intangible asset, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है, तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अगर रिटर्न ऑफ किया है तब। बच्चे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी इंटेंजिबल असेट है, इनमें ध्यान रखना, अगर इनको रिटर्न ऑफ किया, अमोर्टाइज किया, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट अगर हमने गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल परचेज किया, पेटेंट्स परचेज किया, ट्रेडमार्क परचेज किया, ये बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर कि ये बढ़ रहे हैं, कब हो रहे हैं, अगर कब हो रहे हैं तो यहां पर आएंगे। ऐसे ही अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस है ना, या फिर हमारा अंडरराइटिंग कमीशन है, उनको हमने रिटर्न ऑफ किया, अमोर्टाइज किया। इंटेंजिबल असेट अलग होता है और फिक्टिशियस असेट अलग होता है। इसके बाद अगर हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या बोरिंग्स, हमने बच्चों इंटरेस्ट पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पर, लोन्स पर, तो ये भी हमारे लिए क्या है, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। तो क्या करेंगे, उसको हम यहां से उसको माइनस करेंगे, तो यहां पे उसको ऐड करेंगे। जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो उसको हमने माइनस किया होगा, अब उसको क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए या हमने डिबेंचर रिडीम किए और उस टाइम प्रीमियम पे किया, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट, हमने मशीन सेल किया, बिल्डिंग सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया और उस पर लॉस हुआ, तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ये थे हमारे आइटम्स टू बी एडेड, जिनको हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम माइनस किया था, अब इनको ऐड बैक कर रहे हैं। बट कौन सा आइटम लिए हमने लिए सिर्फ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, तो जो बच गए हमारे वो ऑपरेटिंग है। ठीक है बच्चों,
क्या हमें माइनस करना है, इसी में कंटिन्यू करना है बच्चों। जगह खत्म हो गई मेरे पास, तो इसको इरेज कर रहा हूं। अब हमारे पास है आइटम्स टू बी डिडक्टेड, क्या क्या हमें माइनस करना है। ये भी कौन सा आइटम है, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो माइनस करेंगे आइटम्स टू बी डिडक्टेड, क्या क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट मिला होगा तो उसको प्रॉफिट में हमने ऐड किया होगा। इंटरेस्ट मिला हमें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सॉरी, तो इसको हम ऐड, इसको माइनस करेंगे। जब नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था तो हमने इसको ऐड किया था। अब हम जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों क्या है बच्चों, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस को हमने क्या किया था, ऐड किया था, प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा रिवर्स ऑर्डर है हमारा, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, थोड़ा इसलिए ऐसे हो रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, और अब जो हमारा अमाउंट आया था कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उस अमाउंट के अंदर हम ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे और ये वाला अमाउंट हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला अमाउंट है। तो इसके बाद जो हेडिंग आएगी हमारी, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चे हमने क्या किया, हमने जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटा दिया, हमने हटाया, ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, हमने इनको हटा दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे, अब आगे करते हैं। अब हमें करना है वर्किंग कैपिटल को एडजस्टमेंट। तो जो हमारी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। अब इनको हमें एडजस्ट करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, हमारी क्या करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे यहाँ पर, उसको लास्ट में हमें लेना है कैश इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है। तो क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है हमारी। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स। बच्चे इन दोनों में क्या हुआ, चलो बताऊंगा अभी। इन दोनों को हमने ऐड किया, क्या क्या ऐड किया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और ऐड किया डिक्रीज इन करंट असेट्स। इसके बाद माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स। अच्छा क्या करना है आपको, जैसे मान लो आपने ये हेडिंग लिखी, तो इसका क्या करो, एक दो लाइन छोड़ दो। मतलब चार हेडिंग में क्या करना है आपको, ये हेडिंग लिखी, एक दो लाइन छोड़ी, हेडिंग लिखी, दो लाइन छोड़ी, हेडिंग लिखी, दो लाइन छोड़ी, और यहाँ पर भी हेडिंग लिखना है, दो लाइन छोड़ देना है। देखो क्या किया हमने, जो ये दोनों आइटम है हमारे, इन दोनों में हमारा कैश आउटफ्लो हुआ, और इन दोनों में क्या हुआ, हमारा जो कैश है वो इनफ्लो हुआ।
डेटर्स हैं, ये हमारी क्या है बच्चों, करंट असेट्स हैं। अब मान लो स्टॉक हमारा बढ़ गया, स्टॉक हमारा बढ़ गया, प्रीवियस ईयर में था 10,000 रुपए का, अब है 20,000 रुपए का, तो स्टॉक हमारा बढ़ गया। सॉरी, तो स्टॉक हमारा कैसे बढ़ा होगा, हमने उसको परचेज किया होगा। तो परचेज किया हमने, तो हमारा क्या है, कैश का आउटफ्लो है, तो उसको माइनस किया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लायबिलिटी है और ये कम हो रही है। प्रीवियस ईयर थी 1 लाख, करंट ईयर 20,000, तो ये हमारी कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है कि हमने इनको पे कर दिया, और पे कर दिया इसका मतलब क्या है कि हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन करंट असेट्स, हमारी जो करंट असेट है वो कम हो गई, स्टॉक कम हो गया, डेटर कम हो गया, तो कम कैसे होंगे, स्टॉक कम कैसे होगा, हमने सेल कर दिया, पैसा आया होगा, डेटर कम हो गए, उन्होंने पैसा पे कर दिया हमें, तो कम हो रहे मतलब पैसा आ रहा है, तो क्या किया हमने इसको ऐड किया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो कैसे बढ़ेगी, क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, तो पैसे हमारे पे नहीं किए हमने, पैसे का बच्चों ना जाना भी पैसे का आना ही है ना। तो ये सब क्या है हमारे, इन दोनों में क्या हुआ, एक तरह से कैश का इनफ्लो हुआ तो हमने ऐड किया, और इनमें क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ तो हमने इसको माइनस किया। क्या करना है आपको, एक हेडिंग लिखी 2 लाइन छोड़ दो, या फिर दोनों हेडिंग लिखो ये वाली, फिर 2-3 लाइन छोड़ दो, 2 हेडिंग लिखो 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर चेक करो कि कौन सा आइटम है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या नहीं लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी आइटम आते हैं वो नहीं लेना। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है वो भी यहाँ पे नहीं लेना। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट वो भी यहाँ पर नहीं लेनी है, बाकी सारी करंट असेट हमें लेनी है। ठीक है बच्चों, जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इस चैप्टर के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना वो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। ठीक है, कैश अगर हम पैसे जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर या पैसा निकाल रहे हैं बैंक के अंदर, तो इसको बोलेंगे नो फ्लो ऑफ कैश। कैश और बैंक को हम ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और यहां पर लिख देंगे, ये माइनस वाला लिखा हमने, ये प्लस वाला लिखा। अब इस अमाउंट के अंदर जो ये अमाउंट था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इस अमाउंट में ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे और ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कितना कैश जनरेट किया वो सब। अब इसमें हम बच्चों माइनस करेंगे टैक्स पेड। बच्चों टैक्स पेड में ध्यान दो, टैक्स पेड जो है वो क्वेश्चन में 3 तरह से हो सकते हैं। टैक्स पेड जो है हो सकता है 3 तरीके से। कैसे, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है, एक जगह पे गिवन एडजस्टमेंट में, तो क्या करेंगे, जो एक अमाउंट है वही ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वही वाला, और यहाँ पर माइनस अगर एक अमाउंट है तो। अगर 2 अमाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, तो क्लोजिंग वाला प्रोविजन मेड है, सबसे ऊपर आएगा ऑपरेटिंग में, और ओपनिंग वाला हमारा टैक्स पेड है वो यहाँ पर आएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, उसमें क्या होगा, कितना हमने टैक्स पेड किया या कितना प्रोविजन पेड है, दोनों में से कोई एक गिवन होगा और दूसरा आइटम हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो अगर किसी भी आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो क्या करेंगे, हम उसका अकाउंट बनाएंगे। ऐसे मान लो मशीनरी है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, साथ में गिवन है सेल किया या डेप्रिसिएशन गिवन है या कुछ और गिवन है, तो अकाउंट बनेगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स पेड हो गया। इसमें ऐड कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जिनको हमने ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में माइनस किया था, उनको यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चे स्टार्टिंग पढ़ा था हमने कि हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कौन सी एक्टिविटी की हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की।
क्वेश्चन मैंने बताई आपको, ये सारी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो जितना क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम यूटिलाइज करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये अकेले भी आ सकती है 6 मार्क्स की। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको फाइनल एग्जाम में देगा सिर्फ 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमने ए पार्ट किया अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये हमारे लिए बहुत सिंपल है। क्या करना है इनके अंदर, अगर पैसा आएगा इनफ्लो ऑफ कैश है तो उसको हम ऐड कर देंगे, अगर पैसा गया तो आउटफ्लो ऑफ कैश उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्या करना है, नहीं पैसा आया तो ऐड और गया तो माइनस। अभी कौन सी एक्टिविटी की हमने, अभी सिर्फ ऑपरेटिंग की हमने, अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये बी पार्ट है हमारा। Next is cash flow from investing activities. B part है हमारा ये cash flow from investing activities. इसके अंदर जितनी हमारी फिक्स असेट्स हैं और जितनी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो सब इसके अंदर आएंगे। बच्चों अगर हमने मशीनरी परचेज की, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो ये क्या है हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस करेंगे। हमने फिक्स असेट्स सेल की या हमने इन्वेस्टमेंट सेल की तो ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कवर है। ठीक है, ऐड करेंगे सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों में पैसा आया होगा, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने जो इन्वेस्टमेंट की वहां से हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड आया होगा तो ये भी इनफ्लो ऑफ कैश ऐड करेंगे। ऐड करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। बच्चों देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग में भी आया था और ये इन्वेस्टिंग में भी आ रहा है। जो ऑपरेटिंग में आया था वहां हमने सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट की थी, उसकी एक्टिविटी नहीं थी ये वाली, वहां हम फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो वहां उसकी हमने इन सबकी हमने एडजस्टमेंट की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है तो आपका आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, बच्चों इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर्स पर, लोन पर, डिविडेंड पे करते हैं शेयर्स पर, तो जो डिविडेंड पेड है या इंटरेस्ट पेड है ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बच्चे इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना बैंक का रेगुलर वर्क है, उसकी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर बोला गया इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी या फिर अ फाइनेंसिंग कंपनी तो उस केस में क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट कुछ मेंशन नहीं किया और बोला है कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, तो आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा गया है।
इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड। अगर लिखा है इंटरेस्ट पेड तो ये हमने पे किया हुआ डिबेंचर पर, लोन पर, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अगर बोला गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये हमें मिला हुआ इन्वेस्टमेंट पर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर बोला गया इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी, तो ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी? ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो बच्चे डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड जो है ये हमेशा हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि डिविडेंड पे करेंगे हम शेयर्स पर, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। बच्चे ऐसे ही हमें रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड भी क्या है हमारे लिए? ये रेंट रिसीव क्या है हमारे लिए? रेंट रिसीव क्या बच्चों हमारे लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देखो हमने एक बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग किसका पार्ट है? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब वो बिल्डिंग हमने रेंट पर दी, वहां से रेंट मिला होगी, तो रेंट हमारे लिए क्या है बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनको हम ऐड करेंगे। इनके अलावा हम माइनस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ इसमें हमारा। बच्चों इन सब में क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ तो हमने ऐड किया, इसमें क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है। ऐसे ही परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी क्या है? हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। एक जो एग्जाम में आता है कई बार, मैं इसको अलग से मेंशन कर रहा हूं, परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। बच्चे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ये फिक्स असेट का पार्ट है, बट मैंने क्या किया? सिर्फ दोबारा से लिखा मैंने, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में आया है। अगर लिखा है परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ ट्रेडमार्क, परचेज ऑफ कॉपीराइट या परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट, तो इससे क्या हुआ होगा? हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर इंटेंजिबल असेट कम हुई, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, अगर ये कम हो रही है तो ये क्या है? अमोर्टाइजेशन है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर कम हुआ तब। अगर बढ़ेगा तो कौन सी एक्टिविटी है हमारी? ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो क्या करेंगे बच्चों? हम जो ऐड वाले हैं उनको ऐड कर देंगे, और जो माइनस वाले हैं उनको माइनस कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा कैश फ्लो। बच्चे यहां पर हम कैश फ्लो लिखा है मैंने। अगर पॉजिटिव आया ये वाला आंसर हमारा तो लिखेंगे कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव आया तो लिखेंगे हम कैश यूज्ड, ठीक है। वही हमें लिखने वाला हूं यहां पर। अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो, अगर नेगेटिव आया तो यूज्ड। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। तो जितने हमारे प्लस वाले को प्लस करेंगे, माइनस वालों को माइनस करेंगे, और नेट अमाउंट यहाँ लिख देंगे। पॉजिटिव आया तो हमारा कैश फ्लो है, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड है, ठीक है। ये था हमारा बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या ध्यान रखा हमने कि पैसा आया तो ऐड, गया तो माइनस, और ऐसे ही हम करेंगे फाइनेंस एक्टिविटीज में। थोड़ी जगह कम है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको इसी के नीचे कंटिन्यू करना है इसको। तो नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या आएगा? जो हमारे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट ध्यान रखना कि अगर हमने शेयर परचेज किए या हमने डिबेंचर परचेज किया तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हमने
इशू किए तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी है। क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसमें भी क्या करना है बच्चों, अगर पैसा आया तो ऐड करेंगे और गया तो माइनस करेंगे। अगर हमने शेयर इशू किए तो पैसा आया है ऐड करेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों इंक्लूड हैं, ऐड करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऐड करेंगे प्रोसीड्स ऑफ लोन। एक मैं मेंशन कर रहा हूं स्पेशल, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट करंट असेट है बट ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हमने, पैसा आया होगा ऐड करेंगे, और अगर हमने रीपे कर दिया इसको तो पैसा गया होगा माइनस कर देंगे। इनका रिवर्स माइनस करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के लाइफ में कभी रिडीम नहीं होते, तो मैंने क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर लिखा। माइनस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, माइनस करेंगे रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, डिबेंचर रिडीम किए और उस पर हमने प्रीमियम पे किया तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड दोनों आ गया, प्रपोज डिविडेंड भी और इंटरिम डिविडेंड भी। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर में पे किया होगा तो सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला लेंगे, और इंटरिम डिविडेंड जो है वो करंट ईयर वाला लेंगे। और माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर पर, लोन पर या बैंक ओवरड्राफ्ट पर हमने कोई भी इंटरेस्ट पे किया तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है बच्चों, देखो याद रखना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग में भी आया था और यहां पर भी आया था। अगर एग्जाम में आया कि डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है तो आप ये लिख कर नहीं आओगे कि ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग। आपका आंसर क्या होगा, डिविडेंड पेड जो है ये हमारी फाइनेंस एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड हमारी फाइनेंस एक्टिविटी है, प्रीमियम पे किया हमने तो ये हमारी फाइनेंस एक्टिविटी है। क्योंकि देखो, क्योंकि हमने डिबेंचर इशू किए, लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग का पार्ट है। शेयर इशू किए, पैसा आया तो उसमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग का पार्ट है। ऐसे ही अगर रिडीम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसा पे किया तो प्रीमियम है, तो वो भी हमारा क्या है, यहाँ पर उसको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर पैसा आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे फाइनेंसिंग में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर आता है, शेयर्स में, डिबेंचर में आता है। अगर वो बढ़ा तो पैसा आया ऐड करेंगे, कम हुआ तो पैसा क्या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, जितने प्लस वाले हैं उन सबको ऐड कर देंगे और जितने माइनस वाले हैं उन सबको माइनस कर देंगे। प्लस वालों को ऐड करो, माइनस वालों को माइनस कर दो। और अगर ये पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो, और नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड। और कौन सी एक्टिविटी है हमारी, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चे इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग की और फाइनेंस की, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये तीनों का आंसर आया है, ऑपरेटिंग में क्या आंसर आया, इन्वेस्टिंग में क्या आंसर आया और फाइनेंसिंग में क्या आंसर आया, जो तीनों का जो अमाउंट आया है उसको हम ऐड कर लेंगे और यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज, और अगर ये नेगेटिव आया तो नेट डिक्रीज। किसमें, नेट इंक्रीज
अब इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। देखो, जो हमारा ओपनिंग का कैश बैलेंस है, जो ओपनिंग का बैंक बैलेंस है, जो ओपनिंग की हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, जो ओपनिंग की हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन सबको क्या करेंगे हम यहां पर लिखकर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो इनका अमाउंट है वो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के इक्वल आएगा। मतलब जो भी गिवन है कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब क्या होते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्वल होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसको बोल देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द एंडिंग ऑफ ईयर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आपको 12th क्लास में ये 8 मार्क्स देगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी। इसमें पूछेगा वो ये कौन सी एक्टिविटी है, और यही फॉर्मेट बीकॉम में आपको देगा 15 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो जो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से 8 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 एक्टिविटी होगी हमारे पास, ठीक है, और 2 मार्क्स का होगा क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले। देखो, मैंने इतना कुछ लिखवाया आपको, और एग्जाम में क्या होगा, इनमें से सिर्फ 2 या 3 गिवन होंगे, बट मैंने क्या किया, आपको सब कुछ बताया, सब कुछ लिखवाया। एग्जाम में इतना कुछ गिवन नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 या 3 गिवन होंगे, इनमें से मैक्सिमम 3 गिवन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। या तो सिर्फ ऑपरेटिंग आएगी, थोड़ा बड़ा होगा फिर वो, या फिर 3 एक्टिविटी आएंगी हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो जो क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के होंगे वो कैसे होंगे कि गुडविल को रिटर्न ऑफ किया तो कौन सी एक्टिविटी है, आपका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर लिखा है इंटरेस्ट पेड, सिर्फ इतना लिखा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड वाला जो है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को लर्न करना है। इस फॉर्मेट में से 8 मार्क्स फाइनल एग्जाम में और 6 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन होता है, उसमें भी आता है। आपका जो प्रैक्टिकल होगा तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रेशियो का होगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका कैश फ्लो का होगा। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल के अंदर ही होता है, 6 मार्क्स वहां पर मिलेंगे आपको और 6 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए आएंगे वो भी मोस्टली इसमें से पूछते हैं कि ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको देगा 16 मार्क्स, 8 मार्क्स प्रैक्टिकल में और 8 मार्क्स फाइनल एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।